हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और वीडियो देखने बैठ गए होंगे। स्कूल की परीक्षाएं आने वाली हैं। परीक्षा के हिसाब से आप अपनी तैयारियां शुरू कीजिए और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये मत कहना, ये मत सोचना कि परीक्षाएं शुरू होंगी जब हम पढ़ाई करेंगे। चमत्कार कुछ भी नहीं होता है, मेहनत है तो सब कुछ हमारा है और इसलिए मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। वैसे भी आप बहुत कर्मठ और होनहार स्टूडेंट्स हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 बिहार की नृत्य कला शुरू कर दिया है। नृत्य कला के माध्यम से हमने बिहार के नृत्य के बारे में जाना, कितने प्रकार के नृत्य होते हैं उनके बारे में जाना, लोक नृत्य क्या होते हैं वो जाना, और शास्त्रीय नृत्य में क्या स्पेशल या क्या खास बात होती है वो भी जाना, वहाँ के नर्तकों के बारे में जाना, नृत्यांगनाओं के बारे में जाना, किस प्रकार के स्त्री प्रधान जो नृत्य होते हैं उनके बारे में भी जाना, पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं उनके बारे में भी जाना, और सबसे जो प्रसिद्ध, प्रमुख और फेमस जो नृत्य है नटनी, जिसमें पुरुष दोनों की भूमिका निभाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों की, जिसमें एक तरफ वो स्त्री की गेटअप में, वेशभूषा में रहते हैं तो दूसरी तरफ अपने पीछे पुरुष की वेशभूषा में। मुखौटा नृत्य कहा जाता है इसको, ठीक है, मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। मुखौटा भी मतलब ये बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इस नृत्य को लोक नृत्य में ही शामिल किया गया है। तो इसी चैप्टर के हम करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। बहुत ध्यान से सुनना, समझना, बहुत अच्छे से सुनना समझना, क्योंकि प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न है एज इट इज आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाएं। और ये तैयारी आप अभी से करो। आप 9th में हो, लेकिन जब आप बोर्ड क्लास में जाओगे तो एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पूछा वही जाएगा जो आपको पता है, लेकिन क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर एक नया रूप दे दिया जाता है। अर्थ उसका वही है, और बस यहीं पर जो समझता है वो समझकर आंसर लिख देता है, और जो नहीं समझता कहता है अरे ये कौन सा प्रश्न आ गया। ठीक है, तो प्रश्न को सुनकर समझना है, ताकि कितना भी घुमा फिराया जाए प्रश्न का आपको अर्थ समझ में आ जाए और उत्तर आप लिख दो। इसलिए मैं कहती हूं कि शुरू से लेकर अंत तक बने रहना मेरे साथ। कोई भी प्रश्न या कोई भी उत्तर स्किप मत करना। हो सकता है जो भी स्किप करो और वही परीक्षा में आ जाए, और फिर कहोगे कि लाली मैडम ने ये उत्तर तो पढ़ा है नहीं, सब कुछ बता रही हूं मैं, तो ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना। चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बिहार में प्रचलित किसी एक लोक नृत्य का परिचय दीजिए। कोई भी एक लोक नृत्य आपको जो भी याद हो, जैसे जट जटिन की हम बात करें, जिसमें बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि इसमें क्या किया जाता था, संवाद मूलक था, ये बातें, कॉन्वर्सेशन, संवाद मीन्स कॉन्वर्सेशन किया जाता था। तो ये इतने अच्छे से ये नृत्य होता था कि ये प्रसिद्ध भी है। अब बिहार में प्रचलित किसी एक नृत्य का हमें करना है, तो हमने यहाँ पर किया कि बिहार में खासकर मिथिला में प्रचलित जट जटिन स्त्रियों का संवाद मूलक नृत्य है, और स्त्रियों द्वारा ही इसको किया जाता है। वर्षा के लिए किए जाने वाले इस नृत्य में पुरुष नारी दोनों की भूमिकाएं नारियां ही निभाती हैं। यह ठीक है, नारी भी पुरुष, पुरुष भी, मतलब जो नारी रहती है वो पुरुष की भूमिकाएं भी निभाती हैं, और नारी तो नारी है ही। और वर्षा के लिए किए जाने वाले इस नृत्य में दोनों की भूमिकाएं नारियां ही निभाती हैं, और दर्शक भी नारियां ही होती हैं। इस नृत्य नाटिका के गायन की मधुर लयात्मकता तल्लीन कर देने वाली होती है। कौन से नृत्य की? जट जटिन। याद रखना, जट जटिन जो रहता है नृत्य वो संवाद मूलक रहता है, जिसमें नारियां ही नृत्य करती हैं और नारियां ही पुरुष की मतलब वेशभूषा धारण करती हैं, पुरुष का किरदार निभाती हैं, और बहुत ही अच्छे से जो दर्शक रहती हैं वो भी नारियां ही रहती हैं। इसलिए जब वो गीत और गायन नृत्य होता है तो एकदम तल्लीन कर देने वाला होता है, बहुत ही मतलब रसात्मक है, आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा प्रश्न है, मगह में किस लोक नृत्य का प्रचलन था? किसमें? मगह में किस लोक नृत्य का प्रचलन था? एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षिप्त परिचय देना है। मगह में मगह स्थान है, ठीक है, तो मगह क्षेत्र में गया जिले, मगह क्षेत्र के गया जिले में नाचने गाने वाली एक पेशेवर जाति हुआ करती थी। कहां पर?
मगध क्षेत्र के गया जिले में नाचने गाने वाली एक पेशेवर जाति हुआ करती थी। उस जाति की स्त्रियां विवाह और जो भी जैसे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उस पर बुलाई जाती थीं और वे खेलाड़िन का नाच प्रस्तुत कर भरपूर पुरस्कार पाती थी। आपसे पूछा जा सकता है, कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, एक ही प्रश्न से एक ही उत्तर में भी कई प्रश्न छुपे होते हैं। ठीक है, प्रश्न का तो उत्तर है लेकिन उस उत्तर में भी कई प्रश्न हैं। तो जब हम प्रश्न को समझ लेंगे, उत्तर को समझ लेंगे, तो हम उससे प्रश्न को समझकर उसी में उत्तर ढूंढकर उत्तर भी दे सकते हैं। मगध क्षेत्र के गया जिले में नाचने गाने वाली एक पेशेवर जाति हुआ करती थी। जाति थी, वहां की एक जाति थी जो पेशेवर हुआ करती थी, मतलब पूरी तरह से स्किल्ड। ठीक है, उस जाति की स्त्रियां विवाह आदि मांगलिक मौके पर बुलाई जाती थी और खेलाड़ इनका नाच प्रस्तुत कर भरपूर पुरस्कार पाती थी। मगध क्षेत्र के जो पेशेवर जाति थी वो कौन सा नृत्य करती थी? खेलाड़े, इसलिए उनको बहुत सारे पुरस्कार भी पाती थी। वो 10-15 के पंक्तिबद्ध समूह में नाचती हुई गालियां भी गाती थी। कहाँ की बात हो रही है? मगध क्षेत्र के गया जिले में। कौन सी? एक पेशेवर जाति द्वारा जो खेलाड़ी डांस करती थी, नृत्य करती थी, उनको कई पुरस्कार भी मिलते थे। और 10-15 के पंक्तिबद्ध समूह में, मतलब लाइन से, ग्रुप में, समूह में, दल में, मंडली में यह नृत्य किया जाता है। वह नृत्य नवादा जिले के रजौली ग्राम में विकसित हुआ था। आपसे कोई पूछे कि खेलाड़िन जो नाच है वो कहां पर विकसित हुआ, तो आप कह सकते हैं कि खेलाड़िन नृत्य नवादा जिले के रजौली ग्राम में विकसित हुआ। ठीक है, खिलाड़ी ने अपने नाच में विभिन्न बाजाओं का भी प्रयोग करती थी, मतलब बाजे भी, कोई कमर में ढोलक बांध ली और बिल्कुल नृत्य मुद्रा में खोए जा रहे हैं, वो भी यही करती थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य में बिहार का क्या योगदान रहा है? कथक नृत्य की बात करें तो बिहार ने तो इसमें अपना अपूर्व, मतलब जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, उस तरह का योगदान दिया है। तो देखिए, 20वीं शताब्दी में हरि उप्पल, नलिन गांगुली, 20वीं शताब्दी में हरि उप्पल, नलिन गांगुली, नगेंद्र मोहनी, शिवजी मिश्र, मधुकर आनंद जैसे बड़े साधक नर्तकों ने कथक में बिहार की अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। शांति निकेतन से मणिपुरी तथा केरल कला मंडल केरल से कथकली नृत्य की शिक्षा लेकर आए। हरि उप्पल ने बिहार में शास्त्रीय नृत्य की प्राय पहली ज्योति जगाई। जिस तरह से दीपक में जब ज्योति रहती है तो उस दीपक की कीमत बढ़ जाती है। कहते हैं ना, अंधेरे को जब रोशन करने वाला एक दीपक है वो अपनी पहचान खुद बयां कर देता है। तो जो कलाकार रहते हैं, जो गुणी व्यक्ति रहते हैं, जो हुनरमंद रहते हैं, वो अपनी कला के माध्यम से न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण दुनिया में अपनी कला का डंका बजा देते हैं। ऐसे ही थे 20वीं शताब्दी में हरि उप्पल जी, नलिन गांगुली जी, नगेंद्र मोहनी जी, शिवजी मिश्र जी, मधुकर आनंद जी, है ना, जिन्होंने कथक में, तो ये सब किया है इन्होंने कथक में 20वीं शताब्दी में। ठीक है, और साथ ही साथ शांति निकेतन से मणिपुर और केरल तथा से कला मंडल कथकली लेकर आए हरि उप्पल ने बिहार में शास्त्रीय नृत्य की भी पहली ज्योति जगाई। इसलिए कह सकते हैं कि कथक नृत्य में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कथक की बात करें या जो अन्य नृत्यों की बात करें तो उसमें बिल्कुल बिहार का नाम सर्व सम्मान के साथ लिया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार के नृत्य जगत में हरि उप्पल का क्या महत्व है? हरि उप्पल तो नर्तकों के लिए साक्षात ईश्वर की भांति है, क्योंकि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से ऐसे और भी कई नगीने दिए नृत्य जगत को। हरि उप्पल की विशेषता थी कि कथकली की कोमलता तथा मणिपुरी के वीर भाव दोनों में उन्होंने अपूर्व दक्षता प्राप्त की। वैसी दक्षता किसी अन्य नर्तकों में नहीं देखी गई। बिहार में उन्होंने नृत्य का विस्तृत प्रांगण तैयार किया। विस्तृत प्रांगण मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र। बिहार में उन्होंने नृत्य का जो विस्तृत प्रांगण तैयार किया उसमें नलिनी गांगुली, नागेंद्र मेहता और मधुकर आनंद जैसे उत्तक्त बिहार को प्राप्त हो सके। किनके कारण? हरि उप्पल जी के कारण।
हरि उप्पल जी की विशेषता थी कि कथकली की कोमलता तथा मणिपुर के वीर भाव दोनों में उन्होंने अपूर्व दक्षता प्राप्त की। वैसी दक्षता किसी अन्य नर्तक में नहीं देखी जा सकती और उन्होंने अपने उसमें नलिनी, गांगुली, नागेंद्र और मधुकर आनंद जैसे उत्तक्त बिहार को प्राप्त हो सके। किसके कारण? हरि उप्पल जी के कारण। है अब अगला प्रश्न जो है, भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, यदि बात की जाए कि भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, भाई कहाँ है? बिहार में है। बहुत सही, नृत्य कला मंदिर ही बिहार में है। तो कहाँ? भारतीय नृत्य कला मंदिर बिहार की राजधानी पटना में है। हरि उप्पल ने भारतीय नृत्य कला मंदिर की स्थापना की। भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना में है। इसकी स्थापना किसने की? हरि उप्पल जी ने की। हरि उप्पल जी ने भारतीय नृत्य कला मंदिर की स्थापना की, जो नृत्य प्रशिक्षण के लिए आज एक देश का विश्वविख्यात संस्थान है। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि बिहार भूमि के हरि उप्पल जी ने नृत्य कला मंदिर की स्थापना की, जो कि ना केवल राज्य में, ना केवल देश में, बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। नृत्य कला मंदिर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नृत्य कला मंदिर बिहार की राजधानी पटना में, इसकी स्थापना की हरि उप्पल जी ने और ये विश्वविख्यात संस्थान है। अगला प्रश्न है, कथक और भरतनाट्यम दोनों के विशेषज्ञ किसी एक बिहारी नर्तक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कथक और भरतनाट्यम, ठीक है, तो भरतनाट्यम और कथक की बात कर रहे हैं हम। नगेंद्र मोहनी कथक तथा भरतनाट्यम में बिहार की एक अनुपम उपलब्धि है। नगेंद्र मोहनी की बात की जाए, नगेंद्र मोहनी जी की बात की जाए तो वो कथक में भी और भरतनाट्यम में, दोनों में ही एक अनुपम उपलब्धि है। नगेंद्र मोहनी जी कथक में भी और भरतनाट्यम में बिहार, ना केवल बिहार के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक बहुत बड़ी अनुपम उपलब्धि है। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसका स्थान कोई ना ले सके, अर्थात अतुलनीय है, इनक्रेडिबल। कैसे हैं वे? लंबा छरहरा शरीर, आत्मीयता में पगी मधुर बोली तथा सहज स्नेहल स्वभाव। जो गुणी व्यक्ति रहते हैं ना, वो कभी भी अपने गुणों का प्रचार स्वयं नहीं करते हैं। अपने आप को वो अहंकार से तो कोसों दूर रखते हैं, तभी उनका जो गुण है वो और निखरता जाता है। जैसे नगेंद्र मोहनी जी कथक के साथ साथ भरतनाट्यम में भी एक अनुपम उपलब्धि है। वो कैसे? छरहरा लंबा शरीर, आत्मीयता में पगी मधुर बोली, इतनी मीठी बोली कि लोग उनकी बोली से इतने प्रभावित होते थे, मोहित हो जाते थे। वास्तव में नगेंद्र मोहिनी, मोहिनी जो उनका नाम था ना, यह सरनेम था। यथा नाम तथा गुण कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसे ही उनके गुण। स्नेहल स्वभाव, उनके स्वभाव में इतना स्नेह छलकता था कि सबको वो अपनी तरफ खींच लेते थे। मोहनी जी दर्शक वर्ग को मोह लेने वाले नर्तक के साथ ही नृत्य शिक्षक और नृत्य शास्त्रवान अनेक पुस्तकों के प्रणेता भी रहे। ना केवल वे कथक या भरतनाट्यम में ही निपुण रहे, बल्कि उनका व्यवहार, उनकी बोली, उनका लोगों के लिए उनका प्रेम, तो दर्शक उन पर पूरी तरह से मतलब भक्ति भाव रखते थे। इतने अधिक प्रभावित रहते थे कि मतलब उनका नाम जहां आया है, दर्शक टूट टूट कर मतलब पूरी तरह से वहां जाना ही है। और ना केवल वे नर्तक थे, ना केवल कुशल प्रणेता थे, ना केवल कुशल वक्ता थे, बल्कि बहुत अच्छे राइटर भी थे। देखो यहां पर लिखा है कि नृत्य शिक्षक और नृत्य शास्त्र पर अनेक पुस्तकें, अनेक लिखी, यदि एक दो पुस्तकें होती तो यह नाम आता। अनेक पुस्तकों के प्रणेता भी हैं। सच में नगेंद्र मोहनी जी को शत शत नमन। अनेक पुस्तकों के प्रणेता हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आचार्य माना जाता है। बिहार में जन्मे नगेंद्र मोहनी जी, जो कि कथक और भरतनाट्यम के प्रखर नर्तक माने जाते हैं, बुद्धि कुशल, व्यवहार कुशल और मधुर भाषी, साथ ही साथ इतने अच्छे लेखक कि उनकी कई पुस्तकें हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आचार्य माना जाता है। बिहार का नहीं, सिर्फ भारत का नहीं,
बल्कि संपूर्ण दुनिया का आचार्य माना जाता है, गुरु माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नलिन गांगुली, गोपी कृष्ण तथा राम जीवन प्रसाद से इन्होंने नृत्य के अनेक रूपों की शिक्षा पाई है। इनके गुरु जो थे उनके नाम भी यहाँ पर दिए हैं। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि कथक और भरतनाट्यम दोनों में कौन? नगेंद्र मोहनी जी विशेषज्ञ माने जाते हैं। अगला प्रश्न, गुड़िया नृत्य, जिसको मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, जिसमें पुरुष एक तरफ स्त्री की वेशभूषा में, दूसरी तरफ पुरुष की वेशभूषा में, एक तरफ स्त्री की तरह हाव भाव नृत्य में दिखाएंगे तो दूसरी तरफ पुरुष की, एक तरफ स्त्री द्वारा बाजा बजाने के जैसे भी जो भी मतलब कलाएं या मुद्राएं रहती हैं वो स्त्री की भांति रहेंगी, कोमल, है ना, दूसरी तरफ पुरुष की भांति एकदम। तो ये कितना कठिन नृत्य है। एक गाना है ना, जा रे अरे नटखट टाइप ऐसा कुछ गाना है ना, छेड़ मुझे पलट के दूंगी तुझे आज गारी रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली, ऐसा है। तो उसमें ये देखा होगा आपने कि एक ही व्यक्ति के द्वारा दो प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, उसको ही गुड़िया नृत्य कहा जाता है और मुखौटा नृत्य भी। अब देखते हैं और इसके बारे में। पटना सिटी में एक अत्यंत बूढ़े तथा पूर्णतः अपंग व्यक्ति मूथा सिंह रहते हैं। याद रखिएगा, गुड़िया नृत्य, ओके। मूथा सिंह जो कि कैसे हैं? बूढ़े भी हैं और अपंग भी हैं, जिन्होंने गुड़िया नृत्य या मुखौटा नृत्य का भरपूर विकास किया। इस नृत्य में एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ नारी का परिधान धारण करके एक ही नर्तक नृत्य करता है, जो दोनों की भूमिका एक ही बार में निभाता है। कितना कठिन होता होगा, उसको सेकंड्स भी नहीं लगते हैं कि कौन सी पंक्ति कब आएगी, और कितना मतलब एक्टिव रहना होता होगा। ठीक है, तो पटना सिटी में अत्यंत बूढ़े तथा पूर्णतः अपंग व्यक्ति मूथा सिंह रहते हैं, जिन्होंने गुड़िया नृत्य या मुखौटा नृत्य का भरपूर विकास किया। इस नृत्य में एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ नारी का परिधान धारण करके एक ही जो नर्तक है वो नृत्य करता है। मुखौटा भी दो मुहा होता है, जिसमें एक तरफ नर का मुख होता है तो दूसरी तरफ नारी का। यह अत्यंत कठिन नृत्य माना जाता है, फिर भी ये लोक नृत्य ही है। यह नृत्य जगत को बिहार की अनोखी देन है। सच में बिहार ने कई नर्तक ऐसे दिए हैं जो संपूर्ण दुनिया में आज भारत का नाम गर्व के साथ लिया जाता है, आज भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार के लोक नृत्य में भिखारी ठाकुर का क्या महत्व है? नाम आया है किसका? लोक नृत्य में भिखारी ठाकुर। कौन थे भिखारी ठाकुर और लोक नृत्य में इनका क्या योगदान है? कितना मतलब प्रसिद्धि के साथ या कितने सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है, तो कुछ तो विशेषता होगी। पारसी थिएटर, जो पारसी थिएटर कंपनियों के प्रभाव से पेशेवर नाच मंडलियां भोजपुर में विकसित हुई, ठीक है, जिनमें पुरुष नर्तकों के नृत्य की परंपरा बनी। स्त्रियों के बहुत सारे नृत्य रहे हैं, कहीं तो हमने अभी देखा था ना, कई प्रकार के नृत्य रहे हैं जिसमें स्त्री ही पुरुष की भूमिका निभा लेती हैं, फिर सर्किल बनाकर नृत्य भी करती हैं, तो बहुत सारे नृत्यों के बारे में जाना। अब पुरुष वर्ग की बात आती है तो पारसी थिएटर कंपनियों के प्रभाव से पेशेवर नाच मंडलियां भोजपुर में विकसित हुई, जिनमें पुरुष नर्तकों के नृत्य की परंपरा बनी। भोजपुर में उसे लौंडा नाच कहा जाता है। भिखारी ठाकुर की मंडली वस्तुतः लौंडा नाच की ही मंडली थी। अब देखो, भिखारी ठाकुर का जो नाम लिया जाता है वो इस नाच के लिए लिया जाता है, ठीक है, ओके। तो भिखारी ठाकुर की मंडली ये इन्हीं की मंडली रही है, जिसमें उन्होंने विदेशी आदि अनेक मौलिक नाटकों की शैलियों को भी विकसित किया। इसमें नाचने वाले युवक पूरी तरह नारी का वेश धारण करके नाचते हैं, जिन्हें सिर्फ आवाज से ही पहचाना जा सकता है। वो पूर्ण रूप से नारी का वेश धारण करते हैं, नारी की तरह भाव भंगिमा या जो भी एक्सप्रेशंस रहते हैं वो करते हैं। यदि वो बोले नहीं तो कोई समझ नहीं सकता कि ये पुरुष होंगे। अर्थात इसलिए लिखा है ना कि इसमें नाचने वाले युवक पूरी तरह नारी का वेश धारण कर लेते हैं, जिन्हें सिर्फ आवाज से पहचाना जा सकता है। लौंडा नाच बिहार के अन्य क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है। तो भिखारी ठाकुर जी का नाम इसी नाच के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है?
सुनोगे तो अवश्य समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा तो एक बार और सुनो, ध्यान से सुनो। जितना अधिक हम ध्यान लगाएंगे उतना अच्छे से हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो हमेशा हमारी LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव भी हो जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नगेंद्र मोहनी का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। नगेंद्र मोहनी, जिनका नाम में ही मोहिनी है, जो सबको अपनी कला के माध्यम से मोहित कर लेते थे, जो छरहरे शरीर के थे, बहुत अच्छे लंबे पूरे, बोली में मधुरता, गुणों के प्रवीण, यही हैं नगेंद्र मोहनी जी, जो कथक और भरतनाट्यम के, ठीक है। नगेंद्र मोहनी जी कथक तथा भरतनाट्यम में बिहार की एक अनुपम उपलब्धि है। लंबा छरहरा शरीर, आत्मीयता में पगी मधुर आवाज। अब यहां पर आती है बात आत्मीयता। ये लंबा और छरहरा शरीर मतलब दुबले पतले, लंबे थे लेकिन मोटू से नहीं थे, अच्छे बिल्कुल दुबले पतले थे। और आत्मीयता में पगी मधुर बोली। आत्मीयता मतलब जिससे भी बातें कर लें उसको लगता था कि ये इनसे, ऐसा हमें लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार इनसे भेंट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति रहते हैं ना जो पहली बार किसी से मिलते हैं और लोग उनसे कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि आपसे हम पहली बार मिलते हैं। तो ये क्या है? यही आत्मीयता है कि सामने वाले के साथ आत्मा से इतने अच्छे से संबंध बन जाते हैं कि किसी को भी ये नहीं लगता कि अरे वाह, इतनी बड़ी विभूति हमारे समक्ष है, कितने अच्छे। मतलब ये आत्मीयता में पगी मधुर बोली, आत्मा से पूरी तरह से जो भी उनके सामने आते थे उनसे बहुत मधुरता के साथ बोलते थे। सहज और स्नेह स्वभाव था, साधारण। ऐसा नहीं कि वो हम इतने बड़े प्रसिद्ध हैं तो हाँ बिल्कुल ऐसे चलेंगे कि लोग हमसे बात करने से भी एकदम छड़क जाएं, ठीक है। मोहनी जी दर्शक वर्ग को मोह लेने वाले नर्तक के साथ ही नृत्य शिक्षक और नृत्य शास्त्र पर अनेकों उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आचार्य भी माना जाता है। तो जब भी नगेंद्र मोहनी जी का परिचय पूछा जाए बहुत अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, कि भरतनाट्यम और कथक के जो हैं बहुत ही अच्छे कुशल नर्तक हैं, जो कि बिहार के लिए एक अनुपम देन है। साथ ही साथ ये विश्व विख्यात हैं नर्तक के रूप में भी, और कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है नृत्य और उस पर, ठीक है, शास्त्र पर। अनेक मतलब इन्होंने ये सब किया है। साथ ही साथ उनके व्यवहार के बारे में लिखिएगा, उनके हुलिये के बारे में लिखिएगा। लंबा छरहरा शरीर, आत्मीयता से पगी मधुर आवाज, सहज और सरल व्यवहार, ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं नगेंद्र मोहनी जी के बारे में। अगला प्रश्न, मधुकर आनंद जी पर एक टिप्पणी लिखिए। अभी हमने जाना नगेंद्र मोहनी जी के बारे में, अब हम जानेंगे मधुकर आनंद जी के बारे में। तो मधुकर आनंद जी कौन थे, आइए जानते हैं। मधुकर आनंद जैसे बड़े साधक नर्तकों ने कथक में बिहार की अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम कर दी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बात कर रहे हैं मधुकर आनंद जी। जो मोहनी जी थे वो भी, नगेंद्र मोहनी जी भी कथक के एक बहुत अच्छे नर्तक थे। अब बात कर रहे हैं मधुकर आनंद जी की, जैसे बड़े साधक नर्तकों ने कथक में बिहार की अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने अपने नर्तक पिता बलराम जी से ही नृत्य का खा गा सीखा। ये जरूर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने अपने नर्तक पिता से, कौन नर्तक पिता? बलराम लाल जी से नृत्य कला का खा गा सीखा, और पटना में नगेंद्र मोहनी जी से कथक की विधिवत शिक्षा पाई। अर्थात मधुकर आनंद जी नगेंद्र मोहनी जी के शिष्य। जब गुरु इतना कुशल और प्रवीण होगा तो शिष्य तो होगा ही, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद जी ने अपने नर्तक पिता बलराम जी से नृत्य का खा, मतलब स्टार्टिंग का जो बेसिक है वो उन्होंने अपने पिता बलराम जी से सीखा, और पटना में नगेंद्र मोहनी से कथक की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। परंतु उनकी कुछ प्रस्तुतियों को देख बिहार संगीत नाटक अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शिवनारायण सिंह ने उन्हें विश्वविख्यात नर्तक बिरजू महाराज के पास भेज दिया कि जाओ आप उनसे भी शिक्षा ग्रहण करो। विश्वविख्यात नर्तक गुरु की स्नेहल देखरेख में, अब बिरजू महाराज जी विश्वविख्यात हैं, तो जब वो वहां गए तो उनकी देखरेख में अपनी प्रखर प्रतिभा तथा सतत साधना से मधुकर जी ने नृत्य में उस स्तर की प्रशंसाएं पाई जिन पर बिरजू महाराज जी को भी गर्व है। पिछले 27 सितंबर 2008 को मधुकर जी का परलोकवास मात्र 41 वर्ष की उम्र में ही हो गया, और एक ऐसा हीरा
बिहार या भारत ने खो दिया, परंतु उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो हमेशा चलती रहेंगी, उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि जो उनके गुण हैं वो युगों युगों तक याद किए जाएंगे। जैसे आज हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वे हमारे पास नहीं है। समझ आया? तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं मधुकर आनंद जी के बारे में। आशा करती हूँ हर एक प्रश्न को बहुत अच्छे से सुन लिया है, उत्तर को भी समझ लिया है। अब किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप उत्तर लिख सकते हैं। यदि नहीं समझ आया एक बार पुनः देखिए, फिर भी नहीं आए तो अच्छे से एकांत में देखिएगा, क्योंकि जितने ध्यान से हम सुनते हैं उतने अच्छे से हमें समझ में आता है। और बने रहिए हमारे साथ। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जिस पर आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। कक्षा 7वीं से 12वीं तक हिंदी मीडियम और किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन 100% फ्री है। ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।